नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम लाए हैं खेती और किसानी से जुड़ी वो तमाम ज़रूरी खबरें जो आपके खेत खलिहानों से लेकर मंडी और मौसम तक सीधा असर डालती हैं। आज के इस अंक में जानेंगे सरकार की नई कृषि नीति, बकरी पालन की लाभकारी नस्लें, धान की रोपाई के लिए उपयोगी यंत्र और सुनेंगे एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी। साथ ही आपको बताएंगे ताज़ा मंडी भाव और मौसम का पूर्वानुमान भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। मुख्य समाचार। कृषि विभाग के क्लस्टर विकास योजना के तहत किसानों को मिलेगा अनुदान। बकरियों के पालन में नस्ल का सही चुनाव है जरूरी। धान की बुआई के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर यंत्र किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के माध्यम से किसानों को क्लस्टर बनाकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत सरकार 1 लाख रुपए प्रति एकड़ भूमि पर अनुदान दे रही है। उद्यान निदेशालय के निदेशक अभिषेक कुमार के अनुसार अगर किसान एक ही जगह फूल और फल की खेती करें तो उन्हें अधिक आमदनी हो सकती है। क्लस्टर विकास योजना में बहुत सारे हमारे उद्यानिक उत्पाद हैं जिसमें एक क्लस्टर का निर्माण कर वो इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसमें सरकार प्रति एकड़ 1 लाख रुपये अनुदान दे रही है। इसमें जैसे आप अगर नींबू का करना चाहते हैं, आप गेंदा के फूल की खेती करना चाहते हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, तो सब पे मिनिमम 1 लाख प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। और क्लस्टर का मर्म यही है कि क्योंकि एक जगह बड़ी संख्या में उत्पादन होगा, बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा, तो बाजार की सुविधा भी आसानी से मुहैया कराई जा सकेगी और किसानों को हमारे उचित मूल्य मिल सकेगा। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन और मौसम की मार से खेती पर असर पड़ रहा है और आमदनी में कमी आई है। लेकिन यदि आप वैकल्पिक खेती की ओर रुख करते हैं तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय समेकित रूप से मुर्गी पालन, मछली पालन और गाय पालन जैसी खेती के विकल्प अपनाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज के समय हम समेकित कृषि प्रणाली अपना करके इसमें हम मछली के साथ साथ में और कुछ विधियों को जोड़ करके उसमें मछली पालन के साथ में जो है मुर्गी पालन हो गया, बत्तख पालन हो गया, गाय पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, फिर उसके बागवानी कुछ की खेती हो गई, उसके में फूल की खेती हो गई। तो इसके सबको मिला करके हम जो खेती करते हैं तो मछली पालन तो हमारा होगा ही, उसके साथ में प्रत्येक मंथ वाइज हमको कुछ ना कुछ अलग से इनकम मिलता रहेगा। पशुपालक भाइयों, यदि आप बकरी पालन व्यवसाय में कदम रखना चाहते हैं तो बकरियों की नस्ल का सही चुनाव बेहद जरूरी है। बिहार के मौसम के लिए ब्लैक बंगाल और बर्बरी नस्ल की बकरियां सबसे उपयुक्त है। किसान भाइयों, अगर आपने अपने बागीचे से आम की तुड़ाई पूरी कर ली है तो यह जरूरी है कि आप अगले वर्ष की फसल के लिए खाद और दवा का छिड़काव करें। इससे आने वाले साल में अच्छे फलन की उम्मीद रहती है। जुलाई का महीना है, उसमें नमी की मात्रा है, तो आप जो पेड़ों में खाद की मात्रा, उर्वरक की मात्रा 50 किलो कंपोस्ट डाल दें और साथ ही साथ उसमें यूरिया जो है 2 kg डाल दें और उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है
1.5 किलो के हिसाब से और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है 3 किलो के हिसाब से पेड़ के थाला में डाल करके, और अगर ना बरसा नहीं पानी नहीं है तो उसमें उसको सिंचाई कर दे। किसान भाइयों, धान की बुआई में मदद करने के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर एक बेहतरीन यंत्र है। इसके द्वारा आप आसानी से धान की रुपाई कर सकते हैं और समय व मजदूरी की कमी की समस्या को भी सुलझा सकते हैं। आज हम बात करेंगे ग्राम मखदुमपुर, पोस्ट सरसई, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान राकेश कुमार की, जिन्होंने आधे एकड़ में मक्का और बैगन की खेती की और लागत से 2 गुना मुनाफा कमाया। उनका कहना है कि इस खेती में कम लागत आती है और मुनाफा अधिक होता है। आइए अब जानते हैं पटना बाकरगंज अनाज मंडी में गेहूं और चावल के मंडी भाव। लोकल गेहूं 4000 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 9000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 11000 रुपये प्रति क्विंटल। आज का अनुमानित तापमान है, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। किसान भाई, बारिश के चलते खेतों में जल निकासी का ध्यान रखें और कीटनाशक या खाद का छिड़काव फिलहाल टालें। पशुओं को छायादार जगह पर रखें और साफ पानी उपलब्ध कराएं। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिसने खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए विषय पर। हालांकि बात तो सब्जियों की खेती के बारे में है, लेकिन उन सब्जियों के बारे में है जिनका बहुत सीमित उपयोग हमारे किचन में होता है और कम समय के लिए वो सब्जियां मार्केट में या बाज़ार में आती हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं नूरसराय कृषि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अनुपम आदर्श जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और इसके साथ ही हमारा पहला सवाल है कि सीमित सब्जियों की खेती के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है और उसका क्या क्या फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को हो सकता है। जैसा कि हमारे पास प्रश्न आया है सीमांत, या अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल का बिहार में क्या संभावना है। अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल हम लोग उसको कहते हैं जो मतलब बिहार में कम एरिया में उगाया जाता है और कम मतलब या तो इसे बाहर से मंगा के किया जाता है। इसका मेन इम्पोर्टेंस और स्कोप मैं बताता हूँ अभी। मेन इम्पोर्टेंस है कि इस तरह के सब्जियों में आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका अलावा ये जो आप लोग सुनते होंगे अभी जलवायु अनुकूल कृषि, ये सब्जियां जो है जलवायु अनुकूल कृषि में बहुत उपयोगी होती है एवं इससे किसान अधिक से अधिक आमदनी अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके उत्पादन में हमें कम लागत आता है, कम लागत का खर्च आता है एवं इस तरह से किसान जो है अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से सब्जी में। ये जो हमारा अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल है इस तरह के सब्जियों में आता है, जैसे कुंदरू हुआ, खेक्सा हुआ, क्लस्टर बीन हुआ, विंग्ड बीन हुआ, अमरंथस हुआ जिसको हम चौलाई कहते हैं, लाल चौलाई हुआ, हरी चौलाई हुई, फिर आपको एस्प्रेगस होता है, रूवर्ब होता है। इस तरह के विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाती है। जैसे कि आप लोग पहले सुनते होंगे कि इस तरह की सब्जियां जो है ये मोस्टली या तो जो कम तापमान वाले जगह होते हैं उसमें उगाए जाते होंगे, लेकिन आज के परिवेश में हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के सब्जी इस तरह के मतलब जलवायु में भी उगाए जा सकते हैं। जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि खेक्सा
जो है हमारे बिहार में, आप लोग को पता होगा, खेक्सा हमारे बिहार में मतलब अभी के समय में मतलब सितंबर अक्टूबर से आना शुरू होता है। उस समय उसका दर जो है, उसका दर आप देखते होंगे 80 से 120 रुपये प्रति किलो रहता है। 80 से 120 रुपये प्रति किलो रहता है उससे। और वो हमारा जो आता है सब बाहर से आता है, जैसे बंगाल से, झारखंड से, परंतु हमारे बिहार में ये हो नहीं पाता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिहार में भी हो सकता है। आने वाले दिनों में मैं किसान से गुजारिश करूँगा, आप लोग जो टमाटर, भिंडी, बैगन ये या कद्दू वर्गीय सब्जी पर जाते हैं खेती के लिए, आप इसमें ये अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल को भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी किसान एक ही सब्जी उगाएंगे, उससे आपको मार्केट में कम आय मिलेगी। क्योंकि सब कुछ एक ही बार में मार्केट में आप दीजिएगा तो आप सोचिएगा कि हमको इससे अधिक लाभ प्राप्त हो, परंतु ये लाभ अधिक प्राप्त कभी नहीं होगा। आप इसके दूसरे सब्जियों पर जाकर इससे मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी कई सीमित उपयोग वाली सब्जियों की चर्चा की, जिसमें कुंदरू है, थेक्सा है, हरी और लाल चौराई, जिसको हम लोग हरा साग, लाल साग ये सब कहते हैं, और बाज़ार में इनकी कीमत भी अधिक रहती है। अगर कोई किसान भाई इसकी खेती करना चाहे, इन सब्जियों की खेती करना चाहे, तो इन्हें क्या क्या तैयारी करनी होगी और किस तरह के किस्मों का चयन करेंगे, कहाँ से बीज लाएंगे, कैसे उत्पादन करेंगे, इस पर जानकारी दें आप। जैसा कि आपका प्रश्न है कि किस तरह के किस्मों को चयन करेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बिहार में इस तरह के सब्जियों का अभी प्रभेद ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है या किसी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, परंतु यह शोध कार्य अभी शुरू हुआ है हमारे नालंदा उद्यान महाविद्यालय में। जो मैं अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल की चर्चा कर रहा हूँ, उसका शोध शुरू हुआ है। इसमें जैसे खेक्सा हुआ, कुंदरू हुआ, क्लस्टर बीन हुआ, यार्ड लॉन्ग बीन हुआ, इस तरह के फसलों का मतलब शोध हो रहा है। इन शोध कार्यों से उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम आपको उसके सही प्रभेद की जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इवैल्यूएशन फेज में चल रहे हैं। इस इवैल्यूएशन फेज से हमको पता चलेगा किस प्रभेद का बिहार में अच्छे से अच्छा उत्पादन है। इसलिए मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि प्रभेद की जानकारी मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, परंतु अगर किसी किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे महाविद्यालय में आके, इसकी खेती हो रही है, इसका इवैल्यूएशन शोध चल रहा है। इस शोध के विषय के बाद हम लोग इसका मतलब आंतरिक परीक्षण करके तब मैं बता पाऊंगा इस मतलब बिहार रीजन के लिए कौन सा प्रभेद बेहतर होगा, क्या अच्छा होगा और इससे आप कैसे आमदनी अच्छी प्राप्त करें। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि जो कुंदरूम है या हरा साग, लाल साग, हमारे किसान भाई अपने जो छोटे मोटे खेत हैं, खेत के क्यारियों में, किनारे में या कहीं हल्का ज़मीन है, वहाँ पे करते हैं और उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन उनको अगर वैज्ञानिक ढंग से खेती, जैसा कि आपका प्रश्न आया है कि इस तरह के सब्जियों को किसान भाई ये छोटे छोटे इलाके में लगाते हैं, परंतु पहला चीज़ मैं बताऊंगा, जो जुताई कार्य करते हैं, जुताई कार्य उसी तरह करना है जैसे सब सब्जियों में आप लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद आता है पौधा का बात, जैसे कुंदरू हुआ, खेक्सा हुआ, इस तरह के सब्जी में एक मतलब समस्या आती है। इस समस्या का नाम है, जैसे कि लौकी मतलब लत्ते वर्गीय सब्जी में एक समस्या यह होता है कि ये आपको डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस प्लांट मीन्स होता है कि नर और मादा अलग अलग पौधे में होते हैं। तो हमारा अगर नर और पौधा का मिश्रण सही नहीं होता है तो इसमें आपको या तो समस्या यह आएगी, आपका मतलब फूल निकलेगा, फल छोटे में पीला हो जाएगा, पीले होकर झड़ जाएगा। दूसरा आपको यह होता है कि मतलब अगर इसका सही मतलब नर और मादा का रेशियो नहीं रहे तो हमारा ये जो है मतलब परागण क्रिया सही से हो नहीं पाती है। तो नर और मादा का रेशियो के लिए इसमें 7:10:1 रेशियो में हमारा अगर 7:10 हमारा नर मादा होगा तो एक नर का होना जरूरी है, क्योंकि ये परागण क्रिया में बहुत बड़ी प्रक्रिया प्ले करता है। उसके बाद परागण क्रिया के बाद हमारा इसमें रोग और कीट की व्याधियाँ नहीं है। जैसा कि अभी मैं अपने महाविद्यालय में इस शोध कार्य को कर रहा हूँ, मैं यह जान पाया हूँ अभी तक कि जैसे तापमान बढ़ रहा है, अभी दूसरे सब्जियों में आप देखते होंगे कि रेगुलर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस सब्जी में की खेती में आप देखिएगा कि मतलब सप्ताह भर या 7 से 10 दिन के अंतराल पर भी सिंचाई दे रहे हैं तो उसके पत्ते में कुछ भी ऐसी इस तरह की रोग या कीट की समस्या नहीं आएगी। इसलिए हम इसको कह सकते हैं, इस जलवायु परिवर्तन के दौर में इस तरह की सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि किसान भाई को भी अच्छा आमदनी प्राप्त हो एवं हम लोगों को भी अच्छी से। और जैसा कि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि
शुरुआत में बता चुका हूँ कि ये जो सब्जी है आपका पोषण से भरपूर है। ये आपका जैसे कि और तरह की सब्जी होती है, ये सब्जी में सब तरह का पोषण रहता है, सब तरह का खनिज और मिनरल्स रहता है। इस तरह के सब्जी को खाने से ना आपको कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी आ सकती है, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और इस तरह के सब्जी को अगर ख़राब होने की भी ज़्यादा समस्या नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कुरकुरे बिकता है आपके बाज़ार में, इस तरह के सब्जी को आप जैसे वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू एडिशन के दौरान आप इसको उस तरह के चिप्स या कुरकुरे की ढंग से काट कर इस वैल्यू एडिशन में इस सब्जी को ले जा सकते हैं और इसकी संभावना को बढ़ाया जा सकता है। और आगे की बात बताता हूँ, इस रोग की प्रक्रिया में रोग और कीट इसमें प्रक्रिया नहीं होती। अगर कोई भी रोग और कीट का प्रकोप इसमें आता है तो आप लोगों को इसमें कोई भी रासायनिक का प्रयोग नहीं करके आप मोस्टली नीम तेल का उपयोग करें। नीम तेल का आप डोज देंगे 1.5 से 2 ml प्रति लीटर की डोज से आप ये कर सकते हैं। और उससे आप देखिएगा, इससे आपका कीट और रोग का भी समस्या का निजात होगा और आपको कम मुनाफा में कम लागत में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। और किसान भाई इससे अपनी आमदनी जो दुगुनी तिगुनी कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं कुछ जगह अपने शोध कार्य के लिए गया था तो मैंने यह पाया कि जैसा आपको झारखंड या बंगाल में क्या होता है, सभी मोस्टली किसान जो है कुछ पैचेस में इस सब्जी को ग्रहण कर रहे हैं और 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से कमाई कर रहे हैं। इसी तरह मैं अपने बिहार के किसान वासियों को कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह के सब्जी लीजिए, सभी लोग एक ही सब्जी पर निर्भर नहीं रहिए। ये जो सीमांत अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल है, इसको भी आप ले सकते हैं अच्छी तरह से और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर अनुपम आदर्श जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी सीमित सब्जियों के खेती और इससे होने वाले लाभ के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगले अंक में फिर आएंगे ढेर सारी नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार
और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।